हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट को स्टडी। बुक है हमारी 8th क्लास की इंग्लिश हनीडेव। ठीक है, हमें कहता है जहाँ पे बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप चैप्टर को स्टडी करो, जहाँ पे इसने कोई चीज़ हमें जो दे रखी है ये हमें देखनी है, बट हमने टाइटल तो समझा ही नहीं। हैव ए लुक ऑन दिस ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ठीक है ना, व्हाट डू वी मीन बाय ग्लिम्पसेस? ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकें। ठीक है ना, मतलब कि कुछ स्नैपशॉट्स जो हैं, कुछ झलकें जो हैं, किसकी? पास्ट की, पुराने ज़माने की जो है, जो हमारा पास्ट जो है गुजरा है उसकी कुछ झलकें। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो उसके हमारे जो स्ट्रगल थी फ्रीडम के लिए, उसके कुछ जहाँ पे झलकियाँ जो हैं हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप चैप्टर को स्टडी करो, हमें यहाँ पे इसने कुछ जो है चीज़ दे रखी है इटैलिक्स में। हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस। ठीक है ना, हमें कहता है कि जहाँ पे कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस हैं। व्हाट डज दैट मीन? पिक्टोरियल का मतलब है कि जहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है ना, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। ठीक है ना, 1757 से लेकर 1857 तक जो है बेसिकली इस टाइम का जो एरिया था, मतलब इस एरिया के अंदर का जो है हमें कुछ ग्लिम्पसेस मिलते हैं जहाँ पे अपनी हिस्ट्री के। एक्चुअली देयर इज़ वन थिंग विच जो हमें पता होनी चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। इसने ये वाली दो डेट्स क्यों चूज़ की है? ठीक है ना, 1757 एंड 1857। बेसिकली जो 1757 है ये एक लैंडमार्क डेट मानी जाती है हमारी इंडिया की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि इस टाइम पे एक चीज़ हुई थी जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये वाली जो बैटल है, ठीक है ना, ये बैटल हुई थी हमारी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है ना, तब जो है पूरा ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल ले लिया था। बट ये जो पहली बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी जो है, ठीक है ना, जिसमें मीर जाफ़र वगैरह जो थे उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया था। एंड इस तरह से जो सिराजुद्दौला था बंगाल का, उस वक्त जो प्रेजेंट डे बंगाल है, ठीक है ना, जो बांग्लादेश है, ठीक है ना, जो आज का बांग्लादेश आपको दिख रहा है, राइट, जस्ट इस तरह से अगर मैं अपने जो है कंट्री का, जहाँ पे आपको बांग्लादेश दिखता है, तो ये बेसिकली उस वक्त का ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये बेसिकली किसके कंट्रोल में था तब? ठीक है ना, इसके साथ जो आज का बिहार वगैरह है, तो काफ़ी वास्ट एरिया था। ये उस वक्त जो था सिराजुद्दौला के अंडर था। ठीक है ना, अब ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कब आई थी हमारे पास? ठीक है, ये जो है हमारी कंपनी जो है 1608 में पहले जो है आई थी। एंड देन इसको जो है 1617 में फरूख सयार ने जो है इनको क्या कर दिया था, फरमान दे दिया था, अलाउ कर दिया था कुछ सर्टेन एरिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। एंड धीरे धीरे जो है तब 1757 तक जो है कंट्री, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एज मर्चेंट काम करती रही और अपना पैर इंडिया के अंदर जमाती रही। ठीक है ना, बट लेटर ऑन क्या होता है कि 1757 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ठीक है ना, जहाँ पे जो है सिराजुद्दौला था इसके साथ जो है फाइट की। बेसिकली जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ये फाइट नहीं हुई थी। ठीक है ना, जहाँ पे एक कंस्पिरेसी खेली गई। एंड जिस तरह से जो फौज थी, ठीक है ना, जो कमांडर था सिराजुद्दौला का, उस वक्त का जो नवाब था इस रीजन का, वो मिल जाता है किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। एंड इस तरह से जो है अंग्रेज़ों का धीरे धीरे कब्जा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो डेट है बेसिकली, इसीलिए इसको लैंडमार्क डेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करती है किस पे? इंडिया की जो हमारी कंट्री है उस पर। ठीक है, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ये जो है यहाँ पे कब्जा करने लगी, एंड धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो एक्सपेंड करने लगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो है जिस तरह से मैसूर की किंगडम थी उसको भी जो है उन्होंने हड़प कर लिया। ठीक है ना, देन बीच में जहाँ पे मराठास वगैरह थे उनको भी ख़त्म कर लिया। तो धीरे धीरे जो थे, जितनी भी बाकी किंगडम्स जो थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, सब पे क्या कर रहे थे? ठीक है ना, जहाँ पे निज़ाम वगैरह थे जो भी थे, तो सब पे जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे। एंड शुरू इन्होंने जो बैटल ऑफ प्लासी जो है इस एरिया में जो है जीता था। ठीक है ना, सिराजुद्दौला को हरा कर। एंड उसके बाद इन्होंने मराठा पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है ना, मैसूर जो था, टिप्पू सुल्तान की जो किंगडम थी, उस पर भी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वगैरह जो था
उस पे भी जो बाकी पूरी कंट्री का जो रीजन था, ठीक है ना, ठीक है, और जो मुगल्स वगैरह थे, एंड फाइनली जो दिल्ली के अंदर मुगल्स बैठे थे, ठीक है ना, बहादुर शाह को भी हटाकर जो है पूरी इंडिया पे इन्होंने फाइनली कब्जा कर लिया था। बट शुरुआत कैसे हुई थी? इस स्टेट से। अब जब ये धीरे धीरे कब्जा किए जा रहे थे तो ब्रिटिशर्स जो थे उनकी वजह से लोग जो है काफ़ी तंग आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था वो यहाँ पे कंट्री की डेवलपमेंट नहीं था। उनका मेन मोटिव था यहाँ से प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना, जो भी रिसोर्सेज थे, ठीक है ना, जो भी जहाँ पे फ़ायदेमंद चीज़ थी, ठीक है, वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स यहाँ से ले जाते थे, ठीक है, अपनी जो उनकी जो थी इंग्लैंड था, ठीक है ना, उसको डेवलप कर रहे थे, ठीक है ना। जहाँ पे काफ़ी करप्शन हो गई थी तो लोग ज़्यादा तंग आ गए थे, एंड इसलिए जो है लोग जो है क्या कर देते हैं, 1857 में जो है इनकी इस जो इन्होंने कब्जा किया था, जो ये जुल्म कर रहे थे, उसके खिलाफ जो है लोग रिवोल्ट कर देते हैं, बगावत कर देते हैं अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ, ठीक है ना। इसके बाद जो है हालांकि उस टाइम पे 1857 के अंदर तो अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान को छोड़ के जाते नहीं, उसके बाद भी हमें लगभग जो है 90 साल जो है लग जाते हैं अंग्रेज़ों से जान छुटाने में। फिर 1947 में जो है फाइनली ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिकली हमारा जो है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं यहाँ पे दे रखी हैं, जहाँ से ब्रिटिशर्स ने जो है कब्जा करना शुरू किया है इंडिया पे, एंड जहाँ पे लोग जो है तंग आ चुके थे, इस डेट पे लोगों ने रिवोल्ट किया, एंड फाइनली इस डेट को लोगों को जो है आज़ादी मिली, ठीक है। इसलिए ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स के बीच की जो कुछ ग्लिम्पसेस हैं, जहाँ पे हमें पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस देखने को मिलेंगी। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857। हमें कहता है कि नीचे जो देगी पिक्चर्स हैं और यहाँ पे जो स्पीच बबल्स हैं, ये स्पीच बबल्स और जो पिक्चर्स हैं ये आपको बेसिकली दिखाएंगे कि जो है क्यों जो है कैसी ऐसी कौन सी कंडीशंस बन गई जिनकी वजह से जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है हुआ, ठीक है ना। 1857 का जो रिवॉल्ट है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है इंडिया के लोगों ने किया, ठीक है। चलिए पहली पिक्चर है मार्टर्स को, ठीक है ना, मार्टर्स को हाईलाइट कर रही है। मार्टर्स बेसिकली कौन होते हैं? मार्टर्स होते हैं वो लोग जो आज़ादी के जंग के लिए शहीद हो गए, ठीक है ना, उनको मार्टर्स कहा जाता है। एड ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक फंक्शन में जो है जहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ओ माई कंट्रीमैन, ओ मेरे देश के लोगों, लेट यूर आइज फिल विद टीयर्स, अपनी आँखों को जो है आंसुओं से भरने दो, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज माइटर्स, क्योंकि जो है आप जो है याद कर रहे हो उन लोगों की कुर्बानी, ठीक है ना, जिन्होंने इंडिया के लिए जो है हिंदुस्तान के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी है, आप उनकी सेक्रीफाइसेस को याद कर रहे हो, तो आपकी अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेट देम फ्लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इवेंट है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित जो है की जा रही है उन शहीदों को, ठीक है ना, जिन्होंने देश के लिए अपनी जो है जान गंवा दी, ठीक है ना। ये प्रोमिनेंट फेसेस जो है जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, गांधी जी का प्रोमिनेंट फेस है, ठीक है ना, भगत सिंह वगैरह, एंड दूसरे फेसेस जो है जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए जो है अपनी जान गंवाई है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का कन्क्वेस्ट जो है आता है, एंड थोड़ा हम पीछे चलते हैं, ठीक है। 1757 से लेकर 1849 तक के बीच के जो हैं हमें जो है जहाँ पे कुछ फुटेजेस देखने को मिलती हैं। पहली ये वाली क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको मुझे थोड़ा जूम करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये जो है यहाँ पे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस जो है, इस रिप्रेजेंटेशन से ही इस चैप्टर को स्टडी करना है, तो थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया है। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपको दिख रहा होगा। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, ठीक है ना, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये जो हिस्ट्री है ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, अपने हिस्ट्री की क्लास के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें जो है हिस्ट्री पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, जहाँ पे इंग्लिश पढ़ना हमारा मकसद है, ठीक है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो तब वहाँ पे डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, पर जहाँ पे समझते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, बेसिकली ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 18th सेंचुरी में, देखिए आप जो है 1765 में आप देखें जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। 1765 की डेट क्यों दे रखी है, क्योंकि इस डेट पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं बेसिकली इस रीजन में है, ये वाला जो रीजन है उस वक़्त का इसको बंगाल कहा जाता था, तो इस रीजन में आपको जो है ब्रिटिशर्स देखने को मिलते हैं, एंड थोड़े कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी थे, ठीक है। तो ये वो जगह थी जहाँ पे आपको ब्रिटिशर्स जो है देखने को मिलते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है इन्होंने कैसे जो है हमें बता रहा है कि जो
जो 18th सेंचुरी के अंदर इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास क्या थे, सुपीरियर वेपन्स थे, एंड दैट्स वाई जो है ये जहाँ पे जो है इन्होंने ये वाले एरिया कनकर कर रहे थे, और धीरे धीरे फिर इन्होंने इसका एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आगे इसके सामने हमारे पास एक और पिक है, इसको देखने, इसमें क्या है, इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड, ठीक है ना। जो इंडिया के प्रिंसेस थे, ठीक है ना, जो इंडिया के प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे। दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ पे जो इंडिया की जो स्टेट्स थी, ठीक है ना, लगभग जो थी 500 से ज़्यादा जो स्टेट्स के पाई जाती थी, ठीक है ना। जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पे थे तो 500 से ज़्यादा की स्टेट्स थी, ठीक है ना। अब होता है जिस तरह अवध की स्टेट थी, जिस तरह से देखेंगे आप जो है इसकी मराठास की स्टेट थी, ठीक है ना, जब बंगाल की स्टेट थी, मैसूर की थी, इस तरह से जो है हैदराबाद की स्टेट थी, ठीक है ना, ट्रेवनकोर वगैरह की स्टेट थी। तो बहुत सी मतलब कि छोटी छोटी जो उस डायनेस्टीज जो है कुछ एरियाज़ के अंदर रूल इंडिया के अंदर कर रही थी। तो उसमें होता क्या था, फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई जो है जहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जहाँ पे एक किंगडम है, सपोज करते हैं ये वाली एक किंगडम है, एंड इस किंगडम की लड़ाई है इस किंगडम के साथ, सपोज करते हैं जहाँ पे दूसरी किंगडम है, एंड ये वाले जो हैं इनको इसके साथ लड़ाई है। तो इन्होंने क्या किया, ये गए, इन्होंने ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया कि आप आओ मेरे साथ जो है मिलो, हम इसको हराएंगे। एंड इन्होंने क्या किया, पहले इसको हराया। अब ब्रिटिशर्स तो चलाक थे, फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बाद में इनको भी हरा के इनकी भी छीन ली, इनकी तो छीनी ही, इनकी भी छीन ली। तो ये वाली चीज़ थी। जहाँ पे देखिए जिस तरह से एक नवाब है, तो ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, ये कोई पर्टिकुलर जो है रूलर है, ठीक है, ये आपने इसको वजीर को बता रहा है कि तू जा ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी हेल्प ला, ताकि हम जो है हमारे जो दूसरे बंदे हैं, ठीक है ना, जो दूसरी स्टेट है, हम उनको हराएं। किसकी हेल्प से, ब्रिटिशर्स की हेल्प से। जब ये ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते थे तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दी पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। अब जो लोगों में था, क्योंकि ये जो है नवाब जो थे, जो रूलर जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, ये आपस में कंटिन्यूसली लड़ रहे थे, तो इसलिए जो आम जनता थी, ठीक है ना, उसके बीच में क्या था, अमन नहीं था, वो परेशान थे इस जंग जदल से, ठीक है। तो ये पिक्चर हमें ये चीज़ दिखाती है। तो ये भी एक वजह बनी जिससे जो ब्रिटिशर्स थे वो कन्क्वेस्ट करते गए, हावी होते गए इंडिया की स्टेट पे, ठीक है। एक हमने देखा उनके पास वेपन स्ट्रांग थे, दूसरा हमने देखा कि जो प्रिंसेस थे यार, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, ठीक है, रूलर्स थे बेसिकली, उन्होंने भी जो है हाथ मिलाना शुरू कर दिया दूसरों को डिफीट करने के लिए। तो दो रीजंस हमने इस पिक्चर में और इस पिक्चर में देखे, ठीक है ना, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पे कंट्रोल लेते गए। उसके बाद क्या है, द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली। जो राइवलरीज थी, मतलब राइवलरीज क्या, अगर एक स्टेट यहाँ पे है, एक स्टेट यहाँ है, ये वाली स्टेट जो है इस वाली स्टेट के बीच अगर फाइट हो रही है, ठीक है ना, अगर ये वाली स्टेट इसके साथ फाइट कर रही है, तो इनके बीच की जो दुश्मनी थी, राइवलरीज का मतलब है इसकी दुश्मनी और इसकी जो दुश्मनी थी, उससे क्या होता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद मिलती गई। किस चीज़ में, इट कुड ईजिली सबडू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। इन्होंने धीरे धीरे करके पहले इसको ख़त्म किया, फिर इनकी फाइट अगर इससे हुई तो फिर इन्होंने अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म कर दिया, फिर इसकी फाइट अगर किसी तीसरे से थी फिर इसको ख़त्म कर दिया। जहाँ पे इस स्टेट की इसके साथ फाइट थी, ब्रिटिशर्स ये गया ब्रिटिशर्स के साथ मिला, ब्रिटिशर्स ने इस स्टेट को ख़त्म कर दिया। देखिए जब ये वाली ख़त्म होगी तो जहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास अब कम बचती गई, एक एक तो ब्रिटिशर्स ख़त्म करते जा रहे थे इंडियन के ही जो रूलर्स थे उन्हीं की मदद से, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पे ये पिक्चर हमें जो है ये चीज़ दिखाती है, जहाँ पे जिस तरह से आप देखें इस पिक्चर के अंदर ये कौन लड़ रहा है, अंग्रेज़ लड़ रहा है। जहाँ पे आप देखें ये जो इंडियंस हैं, ठीक है ना, इंडियन नवाब की फ़ौज वगैरह है, तो ये भी जो है नीचे आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब कि आप जो है कंट्रोल धीरे धीरे कौन लेते जा रहे थे, ये अंग्रेज़ लेते जा रहे थे। ए फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टिपू आप मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, ठीक है ना। जिस तरह टिप्पू सुल्तान था मैसूर का, प्रेजेंट डे जो आपका कर्नाटका है, ठीक है ना, कर्नाटका अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो कर्नाटका रीजन आपको जहाँ पे देखने को मिलता है इस रीजन में, ठीक है ना। तो ये वाला जो रीजन है बेसिकली, इस रीजन में कौन रूल कर रहा था, इस रीजन के अंदर टिप्पू सुल्तान रूल कर रहा था। तो ये कुछ ऐसे रूलर्स भी थे जो अपने आखिरी सांस तक जो है यहाँ पे लड़ते रहे, ठीक है ना। जहाँ पे एंग्लो मैसूर वारें हुई, जिस तरह हम जो है हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर जो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना,
फॉर फोर्थ जो हुई, तो किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने जो है, जहाँ पे टिप्पू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है एंड फाइनली जो है ब्रिटिशर्स कंट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरह से दूसरे जो कुछ जहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो मिल चुकी थी किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ जो टिप्पू पे अटैक कर रहे थे एंड फाइनली बट ये अपने आखिरी दम तक लड़ता रहा बट फाइनली इसकी भी डेथ हो जाती है। तो कुछ ऐसे रूलर्स भी थे जो स्ट्रांगली जो है मरते दम तक जिन्होंने फाइट किया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत पहले हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है जो हमें क्या दिखाती है कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं ये कंट्रोल लेते गए। ये पिक्चर हमें क्या शो करती है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स, नो लूटिंग बाय ठग्स। ठीक है, इट इज़ गॉड, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स। जब ये वाले जो जंगें हो रही थी, ठीक है ना, ये जो जंगें हो रही थी छोटी छोटी, एक प्रिंसली स्टेट दूसरे प्रिंसली स्टेट के साथ लड़ रही थी एंड इस तरह से जब सभी जंगें वंगें ख़त्म होगी और कंट्रोल किसने ले लिया, अब सारी कंट्री पे कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स का हो गया। अब लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आई कि थैंक गॉड, शुक्र है, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब जो है कंट्री के अंदर अमन हो गया है, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स। ठीक है ना, अब ज़्यादा जो है जंगें नहीं होंगी और ज़्यादा जो है लूट मार नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लोगों को लगा शुरू में। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ठीक है ना, लोगों का क्या मानना था कि ये खुदा है जिसने जो है ब्रिटिशर्स को क्या किया, भेजा है हमारी मदद के लिए, क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट दूसरे के साथ जब लड़ रही थी तो आम जनता का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। अब जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इन सब को ख़त्म कर दिया स्टेटों को, और कंट्रोल किसने ले लिया, अंग्रेज़ों ने। तो लोगों को ख्याल आया कि ये तो बेहतर हो गया हमारे लिए क्योंकि अब अमन हो गया। ठीक है, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। लोगों का ये ख्याल था कि अब जो हमारी जो तकदीर है वो ब्रिटिशर्स के साथ है, मतलब कि हमारा जो ब्राइट फ्यूचर है वो ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं, क्योंकि पहले जहाँ पे जो खून रेजी रोज़ रोज़ हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे, अब ब्रिटिशर्स ने उन स्टेटों को ही ख़त्म कर दिया है, तो इस तरह से अब झगड़े रुक गए हैं। The white man has killed or dethroned our kings। ठीक है ना, तो कुछ लोगों का जहाँ पे ये भी मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं, ठीक है ना, जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारे जो रूलर थे उनको या मार दिया है या उनको जो है अपनी जो उनकी जो गद्दी थी उससे हटा दिया है। ठीक है ना, और कुछ क्या कहते थे, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कुछ का ये मानना था कि अब जो है हम अंग्रेज़ों के क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। ठीक है ना, कुछ जो किंग जो थे हालांकि ठीक नहीं थे लेकिन फिर भी हमारे अपने बादशाह थे। ठीक है ना, जो पहले प्रिंसली स्टेट्स के बादशाह थे वो चलो पहले हमारे अपने थे। तो पहले कैसी थी, ऐसे स्टेटें हुआ करती थी, ऐसे हुआ करती थी, ऐसे हुआ करती थी। अब क्या हुआ, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, लोगों को नुकसान होता था। ठीक है ना, अब अंग्रेज़ों ने आके इन सब पे कब्जा कर लिया, अब एक ही जो है कंट्री बन गई। ठीक है ना, तो एक ही रूलर्स बन गए, तो इसलिए जो है बीच में जो स्टेट्स झगड़े होते थे वो नहीं होने लगे। इस तरह से जो लोगों के दो किस्म के व्यू पॉइंट्स बन गए। एक लोगों ने सोचा कि जहाँ पे जो है अब जो है जंग जदल नहीं होगा, ब्रिटिशर्स जो है इनको खुदा ने भेजा हमारी मदद के लिए, उनको लग रहा था कि अब जो है हमारी जो तकदीर है इनके साथ जुड़ी हुई है। वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको इसके बिल्कुल अपोजिट सोचते थे, उनको लगता था कि जो अंग्रेज़ हैं इन्होंने हमारे जो रूलर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना, अब जो है हम गुलाम बन चुके हैं, और अब जो है जो कि हमारे पहले हालांकि ख़राब रूलर्स भी थे जो प्रिंसली स्टेट्स वाले थे लेकिन फिर भी अपने लोग थे। तो अब जो है कुछ लोगों का ये ख्याल था, कुछ लोगों का ये ख्याल था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर जहाँ तक पिक्चर्स आपको सभी समझ आ रही है कि इन पिक्चर्स का क्या मतलब है, जहाँ पे क्या चीज़ का। ठीक है, जहाँ जब पिक्चर्स को हम रीड करते हैं तो हमें खुद कनेक्ट करना पड़ता है। पहले हमने देखा ऊपर वाली पिक्चर में, ये पिक्चर हमें दिखाती है कि ब्रिटिशर्स शुरू में कहाँ पे थे। ठीक है ना, फिर जो है हमने आगे देखा इस पिक्चर के अंदर। ठीक है ना, ये वाली जो पिक्चर्स थी इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पे काबू पाते गए। ठीक है ना, एक तो प्रिंसली स्टेट जो थी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी और अंग्रेज़ों की हेल्प ले रही थी। ठीक है ना, दूसरा जो राइवलरी थी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, बीच में जो स्टेटों के अंदर जो आपस में जो झगड़े थे उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था। हालांकि कुछ जो हमारे रूलर्स थे वो लड़े आखिरी दम तक, मरते दम तक। ठीक है ना, जब फाइनली ब्रिटिशर्स ने पूरा कब्जा कर लिया तो लोगों के दो किस्म के व्यू पॉइंट्स बन गए। कुछ का मानना था ये अच्छा हुआ, कुछ का मानना था ये चीज़ खराब हुई, जो ब्रिटिशर्स जो है हम पे रूलर आ गए। जहाँ तक हमने पिक्चर समझ ली हैं, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 तक। ठीक है ना, 1765 से लेकर 1836 तक
क्या कंडीशन थी इंडिया के अंदर, ठीक है ना। 1765 की डेट यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है ना। पहली बार जो मिलिट्री फाइट जो है, ठीक है ना, हुई थी कुछ जो है इंडियंस और किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें फाइनली कौन जीत जाता है, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। एंड इस तरह से पहले जो बैटल ऑफ प्लेसी के अंदर जब जीते थे, तब हम कहते हैं कि ये उनकी पॉलिटिकल विन थी, क्योंकि एक्चुअल में झगड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ कंस्पायरेसी से बैटल ऑफ प्लेसी जीत गए थे 1757 में, ठीक है ना। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं तो एक्चुअल में ब्रिटिश जो है फाइट करके जीतते हैं। एंड उनके अपोजिट में था भी कौन कौन, उनके अपोजिट में तब था इवन के फ्रेंच भी जो थे तब इंडियन के साथ जुड़ चुके थे, बट स्टिल जो ब्रिटिशर्स हैं इनको हरा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब 1765 की इसने डेट दी है जब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फुल्ली पावर हो चुकी थी, क्योंकि उस प्रूव कर चुकी थी कि उसकी मिलिट्री जो है अब सुपीरियर है, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स थे, ठीक है ना, रिलीजियस लीडर जो थे क्या चीज़ प्रीच कर रहे थे, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो था पहले जो रिलीजन था, पहले जो जिस तरह आपने देखा होगा जहाँ पे कास्ट डिवाइड था, कास्ट डिवाइड का क्या मतलब होता है कि एक जो है ऊपर ब्राह्मण्स हैं, फिर ठीक है ना वेश्यास, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यास शूद्रास, ठीक है ना। जो शूद्रास होते हैं जिनको अनटचेबल कहा जाता है, तो जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण्स ऐसा मानते हैं कि ये वाले जो हैं अनटचेबल है, ठीक है ना, ये मतलब ये लोग अच्छे नहीं के, तो इनके साथ ना ये टच करते हैं, ना ये वाले जो होते हैं शूद्रास जो होते हैं ना इनको अपने पास बैठने देते हैं। इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, जिसमें छूत छात हो, ठीक है ना। जो दलित वगैरह जो दलित कम्युनिटी है उसको खराब समझा जा रहा हो ब्राह्मण के द्वारा या बड़ी क्लासेस के द्वारा, तो ये जो छूत छात है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया की कम्युनिटी के अंदर। और चाइल्ड मैरिज जो था इसको भी जो रिलीजियस लीडर्स थे वो प्रीच करते थे, ठीक है ना। क्यों प्रीच करते थे, क्योंकि जो रिलीजियस लीडर थे वो जो है प्रमोट करते थे कि जो बच्चे हैं, मतलब जब वो बालक हो जाए 12-14 साल का हो जाए तो उसकी शादी करवा देने बेहतर है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज हो रही थी, अनटचेबिलिटी हो रही थी। तो जहाँ पे रिलीजियस जो लीडर है, कोई पादरी है, क्या बता रहा है इनको, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, ठीक है ना। जो कोई भी ऐसा जो है पहले लोग मानते थे कि अगर यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है ना, अगर यहाँ इंडिया से आप जो है समुद्र क्रॉस करके दूसरी किसी जगह पे जाते हो तो आपका जो रिलीजन है वो बस्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा लोगों का मानना था पहले, ठीक है। और फिर क्या मानते थे लोग, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, ठीक है ना। तो जो रिलीजियस लीडर्स थे वो और क्या चीज़ें बताते थे लोगों में कि जी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया के अंदर वो किसकी वजह से हैं, औरतों की वजह से। तो ऐसी खराब चीज़ें भी इंडिया की सोसाइटी के अंदर चल रही थी, जहाँ पे अनटचेबिलिटी चल रही थी, अछूतछात मतलब चल रही थी, चाइल्ड मैरिज जो चल रही थी, ठीक है ना, या फिर जो है ऐसी सुपरस्टिशंस वगैरह थी कि रिलीजन्स को मतलब दरिया क्रॉस करने पर आपका रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर जो है सभी प्रॉब्लम जो हैं औरतों की वजह से हैं। तो ये तो ख़राब चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेलेंट तब थी। द ट्रूथ वाज दैट द इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश सेकॉन्ड देम, ठीक है ना। हकीकत ये है कि अब जो इंडियंस थे उनकी जो है अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है ना। जो इनका कल्चर था, जो इनकी चीज़ थी, अब जो पहले इनकी इज्जत थी वो पूरी की पूरी जो है ब्रिटिशर्स के सामने ख़त्म हो चुकी थी। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों का क्या मानना था, अंग्रेज़ों का मानना था, ये अंग्रेज़ जिस तरह से कह रहा है कि ये अंग्रेज़ दूसरे अंग्रेज़ को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है, ठीक है ना, और हनेस्टी ना ही ईमानदार हैं और ना ही भरोसे के काबिल हैं, इनकम्पिटेंट हैं, ठीक है ना। ट्रू यू आर ऑनर बट आई एम हनेस्ट, यहाँ पे कुछ लोग चापलूस हैं, ठीक है ना, जिस तरह कुछ लोग जो है सोसाइटी के चापलूस जो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए हैं, ये भी जो है क्या बता रहे हैं कि सभी जो इंडिया के लोग हैं वो भरोसे के काबिल नहीं हैं, लेकिन मैं भरोसे के काबिल हूँ, ठीक है ना। तो ये जिस तरह से ये बता रहा है ये बात सही है जनाब, मैं भरोसे के काबिल हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर क्या थे, डिवाइड थी, ठीक है ना। कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, बाकी जो सोसाइटी थी वो सफ़र कर रही थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, ठीक है ना। जो एक्चुअल में ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली पहले क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक तिजारत करने वाली कंपनी थी, ठीक है ना, उसका काम ही प्रॉफिट कमाना था। तो ये तो मर्चेंट्स थे,
ठीक है ना। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, अब जो ब्रिटिश थे उनको क्या चाहिए था, उनको प्रॉफिट चाहिए था बहुत जल्दी। देयर हैवी टैक्सेस फोर्सड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, अब जो क्या कर रहे थे प्रॉफिट के लिए ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इस ज़मीन के अंदर कोई फार्मर अगर कुछ अनाज उगा रहा है तो ब्रिटिशर्स इसको कहते थे अब मुझे तू ज़्यादा दे, मुझे तू 50% दे, मुझे 60% दे, मुझे 70% दे, मुझे 1/10 तू क्या कर रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है ये इससे मांगते थे। अब जो फार्मर्स थे इसमें इस ज़मीन से तो इतना बना नहीं पा रहे थे, ब्रिटिशर्स इनको क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। एंड इस तरह से जो फार्मर्स थे वो अपनी ज़मीनें छोड़ के फिर भाग जाते थे, ठीक है, वो कमाई ही नहीं करते थे। बट यूर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है ये वाला जो फार्मर है, किसान है, अंग्रेज़ को क्या बता रहा है कि लेकिन जो तुम्हारे लोग हैं उन्होंने आके तो मुझसे तो पूरी की पूरी अनाज ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है, जो अंग्रेज़ है, ये आके किसान को क्या बता रहा है कि अभी भी तुम्हारे पास जो टैक्स है वो पेंडिंग है, अगर तू अगले वीक तक नहीं भरेगा, ठीक है, अगले वीक तक उतनी अनाज जमा नहीं कर पाएगा तो मैं तुझे जेल भेज दूंगा। तो यहाँ पे फार्मर क्या जवाब दे रहा है, फार्मर जवाब दे रहा है लेकिन जनाब ऑलरेडी जो है मेरे पास जितनी भी क्रॉप थी वो सारी की सारी आपके अंग्रेज लोग लेकर चले गए, अब तो मेरे पास निकली ही नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं, ठीक है। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, जस्ट क्या लिखा है यहाँ पे, इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड, ठीक है ना। तो फाइनली क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी, ठीक है ना, तो क्या होता है, कैद पड़ जाता है, फमाइन्स आ जाता है, ठीक है, बिटवीन 1822, ठीक है ना, 1822 एंड 1836 के बीच जो है फमाइन्स देखने को मिलता है। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, जो है यहाँ पे 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है भूख की वजह से, ठीक है ना, फमाइन हो जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो है पॉलिसी ही ऐसी थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है फार्मर्स को जो है जहाँ पे जाना पड़ा और जो कुछ भी अनाज वगैरह होता था वो ब्रिटिशर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है ना, ले लेते थे। चलिए नेक्स्ट पिक्चर हमें क्या चीज़ शो करती है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स, ठीक है ना। इसके बावजूद भी जो है ब्रिटिशर्स ने जो है और भी बहुत से तरीके निकाले जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा फ़ायदा जो हो, मुनाफा मिले। तो क्या क्या इन्होंने किया, ठीक है ना, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या रूल लगाया कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया की टेरिटरी है, अब देखिए जब इंडिया की टेरिटरी है एंड यहाँ पे मान लेते हैं जहाँ पे इंग्लैंड है, अब यहाँ से कोई भी चीज़ जब जो है इंडिया के अंदर लाई जाएगी, ठीक है, जैसे ही ये इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये की चीज़ है तो गवर्नमेंट जब ये यहाँ पे पहुँचाएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे 10 रुपये चार्ज करेगी, 10 रुपये गवर्नमेंट जो है टैक्स ले लेगी। तो यहाँ पे चीज़ जो है अंदर कितने रुपए की बनेगी, 110 रुपये की। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे इसके अंदर एंटर होगी, पहले इसके अंदर इसकी टेरिटरी में ला के बेचने से पहले गवर्नमेंट अपना एक टैक्स लेती है, जिसकी वजह से वो रोडें बनाती है, सैलरी देती है, ठीक है ना, हॉस्पिटल चलाती है। तो ये टैक्स बड़े काम की चीज़ होती है। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि अब जो है हमारी कंट्री से अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आएगी उस पर ये जो टैक्स वगैरह लगता है ना, ये टैक्स हम नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आया तो सीधा 100 रुपये की यहाँ पे जाके बेच सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, जो है इम्पोर्ट ड्यूटी इन्होंने फ्री कर दी, ठीक है। एक गुड आइडिया, ठीक है ना। तो दूसरा जो अंग्रेज है वो भी इसको सपोर्ट करता है, ये तो अच्छा आइडिया है। दी ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से जो थे सस्ता सामान बाहर से आके बिकता था एंड जहाँ पे सपोज करते हैं वही चीज़ अगर 100 रुपये की इधर कोई बना रहा है या 90 रुपये की जहाँ पे बना रहा है तो वो तो लोग परचेज नहीं करेंगे, ठीक है ना। 100 फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई चीज़ 120 रुपये की बना रहा है, जहाँ पे जो है पहले जो है फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपये की चीज़ ला रहा था, उस पर 20 रुपये टैक्स लगते थे एंड अब ये वाली जो चीज़ 100 रुपये की आई, ये इंडिया के अंदर 120 रुपये में बिकती है। जहाँ पे इंडिया की जो कंपनी बना रही है वो भी 120 रुपये में बिकती है। तो अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन जहाँ पे ये 100 रुपये की चीज़ आई, इस पे 20 रुपये चार्ज नहीं हुए और सीधे 100 रुपये की अंदर आ गई। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो 100 रुपये में बिकेगी और ये वाली जो चीज़ यहाँ पे जो कंपनी बना रही है ये 120 में बिकेगी। तो इसका सामान तो कोई लेगा नहीं, ठीक है ना। इस तरह अगर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है हटाई जाएगी तो अपनी जो कंट्री की जो कंपनियां होती हैं वो सफ़र करती हैं, उनका नुकसान होता है, ठीक है।
तो इस तरह से उस वक्त जो हमारी जो कंपनियां थी, हमारी इंडस्ट्री थी, वो सफ़र होने लगी और जो ब्रिटिश की कंपनियां थी वो फ्लरिश होना शुरू होगी। नेक्स्ट पिक्चर क्या दिखाती है? द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस। ठीक है ना। अब जो एक्सपर्ट हमारे जो है आर्टिसंस थे, जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, ठीक है ना, चाहे वो बर्तन बनाते थे, कपड़े बनाते थे, वीविंग करते थे, जो भी करते थे, उनका जो काम है वो पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो थे वो मशीन से बन के चीज़ें आ रही थी, असेंबली लाइन मशीन पे बन के आ रही थी। जाहिर सी बात है मशीन की चीज़ जो है सस्ती होंगी और जो हाथ से चीज़ बनाते हैं वो कॉस्टली होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो आर्टिसंस थे, जो हाथ से काम करते थे, ठीक है ना, उनका काम है जो है ख़त्म होता गया और इनको भी जो है काफ़ी दिक्कत होनी शुरू होगी। राम मोहन राय, ठीक है ना। राम मोहन राय, अब जो है यहाँ पे कुछ रिफॉर्मर्स की जो है बात होती है, ठीक है। एंड अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होगी है तो एक बार हम ऊपर चलते हैं एंड एक बार नजर दे देते हैं। पहली ये पिक्चर हमें दिखाती है कि जहाँ पे जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उन शहीदों को जिनकी मृत्यु होगी इंडिया के लिए लड़ते लड़ते। फिर जो है दूसरी जो पिक्चर है, दूसरा जो पार्ट है पिक्चर्स का, ये हमें दिखाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किस तरह जो है कब्जा कर लिया और धीरे धीरे किस तरह से पूरी इंडिया के अंदर जो है छा गए। ठीक है ना। फिर जब इंडिया पे कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने तो इंडियंस की क्या रिएक्शंस थी इन फोटोज़ के अंदर हमें देखने को मिला। ठीक है। देन स्टोरी हमारी कंटिन्यू होती है कि जब ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे उस वक्त इंडिया की सोसाइटी की क्या कंडीशन थी और जो है ब्रिटिशर्स ने इसको जो है कैसे जो है रिस्पॉन्ड किया, इंडिया की सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। ठीक है ना। और जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स की जो थी जहाँ पे जो था इन्होंने जो है इंडियंस को जो है और डिग्रेडेड समझना शुरू कर दिया। ठीक है। जहाँ पे जो है फाइनली जो है इन्होंने जो है किस तरह से जो है जहाँ का जो फार्मिंग कल्चर था, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो ख़त्म किया। ठीक है ना। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो थी ख़त्म की एंड जहाँ पे लोगों की मुसीबतें किस तरह बढ़ाना शुरू कर दी एंड किस तरह से बाहर से सामान ला कर जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, जहाँ के जो लोगों का जो काम था वो ख़त्म होता गया। अब उसके बाद देखते हैं कि जहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोगों की, अगर लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी बहलाई के लिए लोगों के लिए भी कुछ लोग तो बोलेंगे ना। हाँ ऑफ कोर्स, तो राजा राम मोहन राय का एक नाम आता है हमें, तभी जहाँ पे दे रखा है 1772 से लेकर 1833 के बीच के टेनवर का। ठीक है। राम मोहन राय, ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। ठीक है ना। राम मोहन राय जो था बेसिकली एक बंगाल का जो है एक काफ़ी लर्नड पर्सन था। ठीक है ना। जिसको पता चला, जिसने पहले समझा कि इंडिया के अंचल एक्चुअल में अब क्या प्रॉब्लम अंग्रेजों जो है चल रही है। ठीक है ना। प्रेजेंटली क्या चीज़ जो है, क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है ना, पोलीगेमी है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये उसने समझी। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्व्स। ठीक है ना। हमें अवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। ठीक है ना। हमें खुद को जो है डिग्रेडेड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अपना कल्चर है वो बहुत बढ़िया है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हमारे अंदर ताकत है कि हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें जो अपनी सोसाइटी है इसको रिफॉर्म करना चाहिए, इसके अंदर सुधार लाना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जो सुपरस्टिशंस हैं, ठीक है ना, जो सुपरस्टिशंस हैं वो हमें जो है ख़त्म किए जा रही हैं। ठीक है ना। जिस तरह सुपरस्टिशन हुई फॉर एग्जांपल के समुद्र क्रॉस करने से जो है धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी जो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो हमें जो है ख़त्म करनी चाहिए। ऐसा जो है राजा राम मोहन राय और बहुत से दूसरे लोगों की समझ में ये चीज़ें आई और उन्होंने ये चीज़ प्रोपोगेट करनी चाहिए कि हमें अपनी सोसाइटी को पहले सुधारना चाहिए। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। ठीक है ना। उसने अपनी वाइफ को बताया, क्या बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। ठीक है ना। इसने अपनी वाइफ को बताया कि जो गायें होती है वो डिफरेंट कलर की होती है, मुख्तलिफ कलर की जो है गायें होती हैं, लेकिन उनका जो दूध होता है वो सेम कलर का होता है। आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है सभी गाय का दूध, चाहे वो सफ़ेद कलर की गाय हो, चाहे भ्रमण कलर की हो, चाहे ब्लैक कलर की गाय हो, लेकिन दूध सबका कैसा होगा, सफ़ेद। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। ठीक है ना। तो जहाँ पे राजा राम मोहन ने एक चीज़ प्रोपोगेट की कि डिफरेंट जो रिलीजन है, जिस तरह से हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, डिफरेंट रिलीजन्स के इनका डिफरेंट जो है क्या है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट राइट्स हैं, लेकिन जो मेन मकसद है, जो मेन जो है एसेंस है, जो एक्चुअल में हकीकत है स्पिरिचुअल, वो सबकी सेम है। ऐसा किसका आइडिया था, राजा राम मोहन राय का, जो अपनी वाइफ को बताता है। नेक्स्ट पिक्चर जो है इस तरह से जो है इन्होंने सोसाइटी को समझाना शुरू किया। ठीक है।
ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन राय था उसको साइंस और मॉडर्न जो नॉलेज थी उससे काफ़ी लगाव था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो ये मानता था कौन, राजा राम मोहन राय के नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। इरेशनल टाइप की जो है नॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए मज़ा देती है लेकिन उससे सोसाइटी प्रोसीड नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर आप जो है लोगों को लिटरेचर पढ़ाते रहेंगे, इमेजिनेटरी स्टोरियाज पढ़ाते रहेंगे तो उससे बेहतर है अगर हम उनको साइंस और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है दें, ठीक है ना, प्रैक्टिकल चीज़ों को करवाएं तो उनसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा, सोसाइटी जो है हमारी ज़्यादा डेवलप होगी। तो इसलिए जो है साइंस पे और प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो है जहाँ पे राजा राम मोहन राय जैसे फिलासफर्स ने जो है फोकस करना शुरू किया एंड लोगों के बीच जो है ये चीज़ जो है समझाने की कोशिश की कि हमें जो है रेशनल चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, साइंस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, ठीक है ना। जहाँ पे जो राजा राम मोहन राय है वो जो है सी को क्रॉस कर जाता है। जो पहली सुपरस्टिशन थी कि सी को क्रॉस करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, राजा राम मोहन ने कहा कि ये तो फजूल चीज़ है। वो खुद चला गया कहाँ पे, इंग्लैंड चला गया एंड वहाँ पे जो है इसने वहाँ पे चीज़ों को स्टडी किया, ठीक है ना। ये चीज़ इसने स्टडी की कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा ताकतवर कैसे बने। तो अब जो है इसने जो चीज़ कही वो कैसे बता रहा है, लोगों को क्या समझा रहा है। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। राजा राम मोहन राय ने जो है अंग्रेज़ों को बताया कि हम जो है आपको रूलर्स मानते हैं एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको जो है हमें अपनी राय माननी चाहिए, ठीक है ना। आप अगर हम आपको रूलर मानते हैं तो आप हमें क्या मानोगे, राय। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन तुम्हें जो है ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि एक जो रूलर होता है वो कैसे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फ़र्ज़ है उसको अपनी आवाम पे। तो वो फ़राइज़ जो आप पे आए हैं वो आपको आवाम के पूरा करने होंगे, ठीक है ना। जहाँ पे जिस तरह से क्या गवर्नमेंट के फ़राइज़ होते हैं, उसको रोड्स बनानी है, ठीक है ना। जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, चाहे वो वाटर है, सैनिटेशन वगैरह है, ठीक है ना, फूड वगैरह है, वो चीज़ जो है लोगों तक पहुँचानी है। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय जो है अंग्रेज़ों को जो है यहाँ पे जो है दे रहा है एक लेक्चर। He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823। राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था लेकिन जिस न्यूज़पेपर को जो है ब्रिटिशर्स ने जो है बाद में क्लोज कर दिया कि इसकी वजह से जो है स्ट्रगल इंसाइटमेंट जो होगी, स्ट्रगल की इंसाइटमेंट होगी, ठीक है ना। देन हम देखते हैं जो है 1765 से लेकर 1835 का जो टाइम है उस टाइम के अंदर जो है यहाँ पे ऑपरेशन, जो जुल्म, ऑपरेशन का मतलब है जो जुल्म किया है ब्रिटिशर्स ने किस पे, इंडियंस पे। तो वो चीज़ यहाँ पे इन पिक्चर्स, ये वाली पिक्चर जो है हमें दिखा रही है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, जुल्म किए जा रहे थे इंडियंस पे। इन 1818 की बात है, दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने थर्ड रेगुलेशन जो है पास की। अंडर इट इन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक इंडियंस को जो है जेल हो जाती थी बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, मतलब बिना किसी ट्रायल के जो है इंडियंस को जेल हो सकती थी। तो ये काफ़ी आर्बिट्रेरी जो है अल्लाह माना जाता था, ठीक है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिश अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी सैलरियां लेते थे और जहाँ पे जो प्राइवेट बिजनेसेस थे उनके अंदर अपने हाथ रखते थे और ज़्यादा जिनका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से प्रॉफिट क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना और खुद को अमीर करना। जहाँ की डेवलपमेंट पे जो है फोकस नहीं करते थे ब्रिटिशर्स। तो 29 की बात है भाई, 1929 में क्या होता है, ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, ठीक है ना। जो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के अंदर जो है क्या कर रहे थे, इंग्लैंड से चीज़ें ला रहे थे 7 करोड़ रुपीज़ की इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे जो है द ब्रिटिश प्रॉस्पेरेड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। जो ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो है वो जो चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट करके इंडिया में बेच रहे थे, जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए जा रहे थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। जो ब्रिटिश का जो मुल्क था, ठीक है ना, वो जो जहाँ पे लूट मचा रखी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर, उस पे जो है वो काफ़ी प्रॉस्पेर कर रहे थे, ठीक है ना, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी मतलब ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल ही, ठीक है। गवर्नर जनरल बेंटेक रिपोर्टेड बैक होम, ठीक है ना। गवर्नर जनरल ने जो है क्या बताया, क्या रिपोर्ट भेजी घर में, द बून्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो हड्डियां हैं किसकी, कॉटन वीवर्स की, ठीक है ना,
ये ब्लीच कर रही हैं किसको, इंडिया के प्लेन को, ठीक है ना। मतलब कि जो है जहाँ पे डेथ्स हो रही हैं किसकी, जो कॉटन वीवर्स थे, ठीक है ना, फाका कशी की वजह से जो है ये इन बेचारों की जो है जहाँ पे डेथ हो रही है, ठीक। आप देखेंगे किस तरह से जो वर्कर्स के कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए। एंड जो नेक्स्ट है, आई थिंक इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, बोरिंग होती है।